हेलो फ्रेंड्स, फिर से हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे खंड 6 जो है भारत में दल एवं दलीय व्यवस्था। ठीक है, आपका यूनिट आपका 15वां है। ठीक है, और ये लास्ट यूनिट है आपका ब्लॉक 6 का। चलिए आज पढ़ेंगे इसको। इकाई 15 देख लीजिए इसमें क्या क्या है, इसे देखते हैं। देखिए इसमें उद्देश्य पढ़ना है। उद्देश्य तो छोड़िए, कुछ खास नहीं है। प्रस्तावना पढ़ना है। ठीक है, अगला है आपका आपका राजनीतिक दलों में वर्गीकरण। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर राज्य एवं दलीयों में व्यवस्था और कांग्रेस का वर्चस्व का युग। किस समय कांग्रेस वर्चस्व पर कांग्रेस की कैसे चलती थी। ठीक है, और उसके बाद राज्य दलीय व्यवस्था में बिखराव कैसे हुआ, उसको लास्ट में सारांश पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए उद्देश्य तो पढ़ सकते हैं। क्षेत्रीय पार्टी, राज्य पार्टी, आप जो है दल, कैसे दल बनाए जाते हैं, दल किस प्रकार काम करता है, कैसे मिल के काम करते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक तो हम जानते हैं। चलिए प्रस्तावना में आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रस्तावना में देखिएगा, किसी भी लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था बातचीत एवं विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का तरीका है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, किसी भी दल, कोई भी लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए कोई भी दल बनाता है तो दलों के बीच, अलग अलग दल, बहुत सारे दल हैं, तो उसके बीच क्या प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हो जाती है। ठीक है, इस जो है इसी व्यवस्था को क्या कहता है, बहुदलीय प्रणाली की जगह दी गई है, मतलब कही गई है। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली कहा जाता है इस व्यवस्था को। ठीक है, दल बना बनाकर उस पर क्या करना है, अपने शासन करना है। ठीक है, कैसे किस तरह नीतियाँ बनाना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसी प्रकार व्यवस्था में जो व्यवस्था जो है अभी हाल ही के दशकों में ज़्यादा देखने को मिली है। ठीक है, क्यों मिली है, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत ही कम, सिर्फ कांग्रेस पार्टियाँ, ठीक है, चलती थी, गरम दम होते थे। ठीक है, लेकिन आज के जो समय में बहुत सारी पार्टियां जो है क्षेत्रीय से राष्ट्रीय जो, और बहुत सारे जो है क्षेत्रीय पार्टी हो गई है। ठीक है, इसलिए इसका क्या हुआ, वहाँ पर अभी इस समय में क्या हुआ, विस्तार हो चुका है। ठीक है, पहले के बजाय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बजाय पहले समय में, जैसे हमने कहा। ठीक है, देखिए और कांग्रेस पार्टी का जी क्या क्या था, पहले क्या वर्चस्व था, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या था उस समय, उनका चलती था, सरकार बनाते थे, चलाते थे। ठीक है, उसके बाद से ही उनका जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, वर्चस्व जो है चला। उसके बाद से उनका आस्ते से गिरता चला गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उन्होंने कांग्रेस की व्यवस्था को वर्चस्व वाली व्यवस्था माना है। ठीक है, जो है कौन है, रजनी कोठारी। ठीक है, जो है आपका पॉलिटिशियन है, वो उन्होंने अपना लिखी है कि कांग्रेस की व्यवस्था को वर्चस्व वाली व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, उसमें बहुत ही चरमपद है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत ही प्रभावी एवं सशक्त राजनीतिक पार्टी थी। ठीक है, उस समय जब देश जब आज़ाद हुआ था, आज़ाद होने के कगार पर था, तब तब से। ठीक है, 80 के बाद से तो लगभग उनका पतन होने लगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले उनका वर्चस्व था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो है देखिए कोठरी ने इस व्यवस्था को कांग्रेस व्यवस्था कहा गया। ठीक है, कांग्रेस सिर्फ ही कांग्रेस, कांग्रेस जहाँ तहाँ था। ठीक है, ठीक, जो छोटी छोटी जगह पे थे वहीं पर ही बहुत ही कम था, लेकिन बहुत सारे जो है स्टेट में उनकी सरकारें थी। ठीक है, जबकि जोन्स ने कहा है, सर जोन्स ने कहा है कि कांग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था माना है। कांग्रेस क्या है, प्रभुत्व व्यवस्था माना है। हाल ही के वर्षों में क्या है, दलीय व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसा हमने कहा, पहले बहुत ही कम पार्टियां हुआ करती थी, आज के बजाय देखिए पहले बहुत कम, मतलब दो तीन ऐसे करते, लेकिन आज के समय में बहुत सारी पार्टियां जो है राष्ट्रीय भी हो गई हैं और क्षेत्रीय भी है। तो कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से बहुमत नहीं मिल पाती है किसी पार्टी को। तो यहाँ पर आपका दल बनाकर, बहुदलीय प्रणाली का था, दल बनाकर उसमें आपका सहयोग देकर क्या होता था, सरकार बनाते हैं। ठीक है, अभी भी होता है। जैसे हाल ही में देखिए बिहार में भी, ठीक है, गठबंधन का है जो, उसी को बहुदलीय दल बनाते हैं। ठीक है, मिलकर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1967 में शुरू हुए, लेकिन इनमें जो क्या हुआ था, जो दलीय व्यवस्था जो क्या जो है कब से परिवर्तन, कब से हुआ, 1967 से। ठीक है, याद रखिएगा 1967 से हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन क्या हुआ, 1980 से हुआ। ठीक है, 80 से 90 के बीच में। ठीक है, जो थोड़ा सा बदलाव हुआ। इसमें संघीय दल व्यवस्था
गठबंधन दलीय व्यवस्था भी मान सकते हैं। ठीक है, 2014 से भारत में भारतीय जनता पार्टी एक सबसे अधिक वर्चस्व वाले दल के रूप में उभरी है। यहाँ तक आप जानते हैं कि अभी सरकार में, केंद्र सरकार में कौन से, मोदी जी हैं। तो 14 में जीते, फिर 19 में जीते, अब देखिए 24 का इलेक्शन भी होगा। तो इनका अभी क्या है, बोलबाला पूरा है। जैसे कांग्रेस का उस समय था, देश का आज़ादी के समय 80 तक था, तो समझिए बहुत ही जो था आपका पार्टी से बने कांग्रेस पार्टी से वहाँ पर वर्चस्व था उनका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम इस इकाई में विशेष रूप से क्या पढ़ेंगे, हम दलीय व्यवस्था जो है अपना केंद्रित करेंगे कि दलीय व्यवस्था किस प्रकार जो है काम करता है, कैसे होता है। ठीक है, देखिए ऐसा करने से देखिए हम लोग पहले हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीय राज्य स्तरीय दलों के बारे में जानकारी है, क्योंकि जो है जानकारी हम नहीं रहेगी तो आगे हम नहीं जान पाएंगे। जो क्षेत्रीय क्या हुआ, जो है आपका राष्ट्रीय क्या हुआ, हाँ, तो उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, देखिए क्योंकि दल हाल ही के वर्षों में बड़ी तेज़ी से उभर कर सामने आए हैं। बहुत बोले ना हमने कि अभी आसपास जो अभी 10 साल 15 साल में बहुत सारे जो दल बने हैं, तो कंपटीशन क्या हुआ, हार्ड हो चुका है। ठीक है, तो क्या हुआ है, अभी तेज़ी से उभर कर सामने आया है। भारतीय राजनीतिक एवं अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है। देखिए नेक्स्ट देखिए 15.2 में देखिए यहाँ पर भारत में राजनीतिक दलों को दो तरह से वर्गीकृत किया गया है, शोधकर्ताओं शैक्षिक द्वारा, और दूसरा जो है भारत के चुनाव आयोग द्वारा। ठीक है, देखिए पहला क्या है, पहला राजनीतिक दलों को उनके समर्थन नीतियों एवं विचारधाराओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, जबकि चुनाव आयोग इन दलों की विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में प्राप्त मतों को प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत करता है। ठीक है, यहाँ पर राजनीतिक दल का कितना परसेंटेज वोट बढ़ा, कितना मिला, उस पर जो है आपका निर्णय लेता है चुनाव आयोग कि हाँ पार्टी बन सकती है या नहीं, पार्टी कहा जाए। सभी मतलब पंजीकृत दल जो बोलते हैं उसको स्वीकृति दे देती है, रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है कि हाँ ये पार्टी अब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ विधानसभा एवं लोकसभा के चुनावों में क्या हुआ, चुनाव में प्राप्त मतों के प्रतिशत के आधार पर वर्गीकृत करता है। हमने पढ़ा चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को 3 भागों को वर्गीकृत करता है। ठीक है, राष्ट्रीय दल राज्य, ठीक है, राष्ट्रीय दल, राज्य स्तरीय दल और क्षेत्रीय पंजीकृत दल। ठीक है, क्षेत्रीय वाली छोटी छोटी पार्टियाँ। ठीक है, ये हुआ राज्य की पार्टियाँ और राष्ट्रीय पार्टियाँ, मतलब पूरा देश में लड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस परिभाषा में राज्य पार्टी वह कहलाएगी जिसने किसी राज्य में पिछले 5 वर्षों तक राजनीतिक गतिविधि की हो, मतलब हर एक मतलब लगातार चुनाव लड़ता रहा हो, अच्छा वोट प्रतिशत भी मिला हो। ठीक है, वो भी मैटर करता है। किस प्रकार, देखिए यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि राजनीतिक दलों को किस प्रकार उनको मान्यता मिलती है। ठीक है, अपनी पार्टी बनाकर कैसे मान्यता मिल जाती है, वो है आपका क्राइटेरिया पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें आम चुनावों में 4% सीटें जीती हो और 3% राज्यों के चुनाव में सीटें जीती हो, ये जो है आपका जरूरी है। ठीक है, उनके साथ साथ कुल मतदान का 6% वोट मिला हो तो अब क्या हो, वो लोकप्रिय चर्चा के चुनाव में आयोग द्वारा घोषित होता है। ठीक है, मुख्य तौर पर क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टियाँ कहलाती है। ठीक है, क्या हमने पढ़ा, 6% वोट भी मिला हो और 3% राज्य में और 4% क्या सीट जीती हो तब। ठीक है, तब उसकी क्या हुआ, वहाँ पर लोकप्रिय पार्टी कही जाएगी। ठीक है, ठीक है, देखिए अगर देखिए लोकप्रिय चर्चा में चुनाव आयोग द्वारा घोषित राज्य की पार्टियां मुख्य तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां होती है। ठीक है, लोकप्रिय में जो बहुत अचानक बदल देते हैं, तख्ता पलट कर देते हैं, ज़्यादा वोटें मिल जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, वो क्षेत्रीय पार्टियां एक तरह से हो जाती है वहाँ की, और वो लड़ सकते हैं। ठीक है, अलीवर हिंथ एवं योगेंद्र यादव ने उन पार्टियों का क्षेत्रीय पार्टियां माना है जिनका सामाजिक आधार या 2 राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं है। 2 राज्यों से अगर ऊपर हो जाएगा तो क्या हुआ, राष्ट्रीय पार्टी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यह परिभाषा किसी राजनीतिक दल के सामाजिक आधार एवं इसके कार्य क्षेत्र को इंगित करती है। मतलब ये क्या है, राजनीतिक दल में सामाजिक आधार, किस प्रकार आधार से वोट मिली है, हाँ उसका आधार देखा जाता है, और कार्य देखा जाता है, क्या क्षेत्र में क्या कार्य की गई है वो देखा जाता है। देखिए अगला देखिए
लाइन में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल तभी मान्य होता है जब उसे 4 राज्यों में पहचान मिली हो। पहले तो 3 था, अब 4 हो चुके हैं। तो 4 राज्यों में उनकी अच्छे जो वोट परसेंटेज मिली हो, तो वो क्या है, वो पार्टियाँ कहलाएंगी, राष्ट्रीय राजनीतिक दल पार्टी कहाएगी। ठीक है। पंजीकृत राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो ना तो राष्ट्रीय पार्टी से संबंधित हो और ना ही राज्य पार्टी से, बल्कि चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत किया जाता है, जैसे क्षेत्रीय पार्टी जिसे कहते हैं। ठीक है। ऐसे पार्टियां में गैर मान्यता प्राप्त दल भी मानी जा सकती है। ठीक है, कहा जा सकता है। लेकिन वहाँ जो जिस जगह पर चुनाव लड़ रहा है जो पार्टी, वहाँ का जो है वह पार्टी बड़े उभर कर आया हो तो उसे मान्यता मिल जाती है। ठीक है, वो अब आस्ते से विस्तार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चुनाव आयोग द्वारा दी गई परिभाषा किसी क्षेत्रीय दल के लिए संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यह परिभाषा किसी दल के पिछले प्रदर्शन को ध्यान में रखकर भी दी गई है। ठीक है, जिसने शिक्षाविदों ने सही परिभाषा मानने से इनकार कर दिया हो, यह उन राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय पार्टी जो है पार्टी मानते हैं जिनकी कार्यवाही एवं आधार किसी विशेष राज्य तक ही सीमित हो तथा उनकी जड़ क्षेत्रीय इच्छाओं की समस्याओं में ही हो। मतलब जो है आपका क्षेत्रीय इच्छा, क्षेत्रीय पार्टी, क्षेत्र काम, ठीक है, क्षेत्र का काम वो समस्याओं में हो, किसी क्षेत्रीय दल या आधार किसी विशेष राज्य तक ही सीमित हो, उससे ज़्यादा ना हो, तभी उसे क्या होगा, क्षेत्रीय पार्टी, यानी कि पार्टी जो गैर मान्यता प्राप्त पार्टी जो कहा जाता है, जो चुनाव आयोग द्वारा जब पंजीकृत किया जाता है। ठीक है, परसेंटेज वोट परसेंट ज़्यादा मिलने के कारण। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि यह दल जो है अपनी पहचान उस राज्य की संस्कृति, भाषा, धर्म इत्यादि तक ही बनाए रहते हैं। ये क्षेत्रीय पहलुओं को प्रस्तुत करते हैं, मतलब क्षेत्र का विकास करते हैं, क्षेत्र का काम करते हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, उसे क्षेत्रीय पार्टी कहा जाता है। यह क्षेत्रीय दल क्षेत्र एवं भाषा से प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करते हैं और चुनावी लाभ के लिए किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए 3 विशेष मापदंडों को पूरा करना भी आवश्यक है। मतलब जो चुनाव का लाभ, मतलब चुनाव में लड़ने के लिए राजनीतिक दल के क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, राजनीतिक दल से मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय में जाने के लिए क्या होगा, 3 विशेष मापदंडों, याद रखिएगा, 3 विशेष मापदंडों को पूरा करना क्या है, आवश्यक है। ठीक है, पहला देखिए, किसी क्षेत्रीय दल को अपना आधार एवं कार्य किसी एक राज्य तक सीमित रखना चाहिए। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है, इस प्रकार के दलों को क्षेत्र विशेष की संस्कृति, धर्म एवं पहचान की रक्षा करनी होगी। तथा तीसरा क्या है कि अपनी प्रकृति के अनुसार क्षेत्रीय दलों का संबंध मुख्य तौर से स्थानीय एवं राज्य स्तरीय शिकायतों को संबंधित होना चाहिए। ये जो हुआ क्षेत्रीय पार्टी से कहा था, मतलब पहला क्या था कि अपना अपना जो है कार्य जो है किसी भी राज्य, एक राज्य तक ही सीमित रखना है। दूसरा क्या है कि जो अपने विशेष संस्कृति, धर्म, पहचान को रक्षा करना है, सीमित रखना है। ठीक है, और तीसरा आपका क्या है, प्रकृति के अनुसार क्षेत्रीय दलों के संबंध मुख्य रूप से स्थानीय, राज्य स्तरीय शिकायतें से संबंधित होनी चाहिए। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 15.33 में। ठीक है, भारतीय राज्यों में दलीय व्यवस्था। देखिए इसमें क्या है, अब भारत के राज्यों में दलीय व्यवस्था कैसा है, राज्य में जो राज्य हैं उनके अंदर किस प्रकार दल की काम करते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, भारत में राज्य दलीय व्यवस्था का विकास राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था के साथ साथ ही हुआ है, मानते हैं, जानते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय दलों एवं राज्य स्तरीय दलों के बीच गहरा संबंध होने के कारण राज्य स्तरीय दलों का विकास बड़ी तेजी से हुआ है। समझे, इसमें क्या है, मतलब राष्ट्रीय दलों के साथ साथ राज्य स्तरीय दलों के बीच गहरा संबंध होने के कारण क्या, राष्ट्रीय स्तर पर दलों का विकास हुआ। अलग अलग दल, नए पार्टी, ये पार्टी, वो पार्टी, बहुत सारे आजकल पार्टी हो गए। देखिएगा आप बिहार में भी इलेक्शन में 11-11, 12-12, 15-15 पार्टियाँ भी लड़ रही है क्षेत्रीय पर। ठीक है, तो वैसे हो रही है। पहले क्या थे, 2, 1, 3 ऐसे थे, आज देखिए कितनी पार्टियाँ हुए, तो क्या कंपटीशन हो रहा है उसमें। ठीक है, जिससे तरह बहुमत नहीं मिल पाती है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे कि हमें ज्ञात है कि भारत में विभिन्न राज्य हैं,
राष्ट्रीय दलों में परिवर्तन का असर राज्यों में भी पड़ा है और इसके एवज में राज्य में दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का प्रभाव राष्ट्रीय दलीय व्यवस्था पर भी पड़ा है। ठीक है, मतलब प्रतिस्पर्धा इतना हुआ है कि राष्ट्रीय दलों पर व्यवस्था जो है उनका भी प्रभाव पड़ा है पर। ठीक है, दूसरी घटना हाल ही के वर्षों में ज़्यादा देखने को मिली है क्योंकि भारतीय राजनीतिक में क्षेत्रीय एवं राज्य दलों की वृद्धि हुई है, जिसके कारण वृद्धि होने के कारण जो सबसे बड़ा घाटा जो है किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो वो क्या अपने अपने दल से जो है गठबंधन करके सरकार चलाते हैं, कभी गिर जाती है कभी क्या होता है, तो प्रॉपर वो सरकार स्ट्रॉन्ग सरकार नहीं होती है, अपना कहते हैं लेकिन नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कांग्रेस का वर्चस्व के युग। देखिए यहाँ पर हम पढ़ें कांग्रेस पार्टी को, देखिए पहले शुरू से किस प्रकार जो है उनका वोट प्रतिशत है, कितने सीटें जीती, क्या है, इस पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कांग्रेस का वर्चस्व किस समय था उसको हम देखेंगे। देखिए 1967 में 67 से पूर्व, मतलब 67 के पहले क्या था, भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व का वर्चस्व का काल माना जाता है। पहले सिर्फ कांग्रेस ही थी पार्टी, जैसा हमने कहा है पिछले समय में। ठीक है, कुछ मिनटों में कहा हमने, जो कांग्रेस व्यवस्था या कांग्रेस प्रभुत्व व्यवस्था भी कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, जिसे हमने कहा पिछले पॉलिटिशियन भी कही है। ठीक है, देखिए 1967 तक या चौथे आम चुनाव तक ज़्यादातर राज्यों में क्या हो, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का ही वर्चस्व रहा है। हम जानते हैं लगभग सभी राज्यों पर कांग्रेस पार्टियां का ही प्रभुत्व था, जैसा हमने कहा, लेकिन सभी राज्यों में कांग्रेस का प्रभुत्व जैसा नहीं था, हर एक जगह तरह नहीं था वो एक जैसा। ठीक है, ये तो हमेशा रहता ही है। ठीक है, देखिए इसमें देसी रियासत जो देख सकते हैं यहाँ पर, देसी रियासत भी जो है में कभी कड़ा मुकाबला किया था। 47 के बाद 1947 के बाद क्या हुआ था कि भारतीय संघ में शामिल हुए थे बहुत सारे। ठीक है, जबकि अन्य राज्यों में उसका दबदबा कायम था। ठीक है, सब जगह कांग्रेस थी, एक दो जगह जो है भारतीय जो संघ था, आरएसएस जिसके बोलते थे, या और भी कोई पार्टी जिसे बीजेपी ही कह ले, हाँ उस समय था। ठीक है, कांग्रेस के लगभग सभी राज्यों में सरकार थी, सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर जहाँ नेशनल कांग्रेस का दबदबा था, सिर्फ कांग्रेस को छोड़कर। ठीक है, वहाँ जो है जम्मू कश्मीर को छोड़कर कांग्रेस ही सिर्फ था, नेशनल कांग्रेस कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा केरल में भी एक उदाहरण है जहाँ 57 में आम चुनाव के बाद राज्य में सीपीआई की सरकार बनी थी। ठीक है, जिसके बाद गैरकानूनी तरीके से 1959 में केंद्र सरकार ने भंग कर दिया था, और कुछ आंकड़े इनमें मदद करेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ आंकड़े में देख सकते हैं, यहाँ पर 1952 से देख रहे ना, यहाँ पर 1952, 57, 62 के चुनाव में क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा की विधानसभा में बहुमत मिला था। क्या था, मतलब विधानसभा में भी और लोकसभा में भी बहुमत मिला था, 52 में, 57 में, 62 के चुनावों में। ठीक है, वो एकमात्र ऐसी पार्टी थी, कौन थी, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं, कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी थी जिसे लोकसभा बहुमत मिला। ठीक है, हालांकि कि इसमें 48%, ठीक है, 48% से अधिक मत प्राप्त नहीं हुए, उतना ज़्यादा मत नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन सीट जीत पाए। ठीक है, लेकिन इसमें आवश्यक बहुमत हासिल किया, 364 सीटें में से 364 में 1952 में क्या हुआ, 371 सीटें, 57 में 52 में 364 सीटें, और 1957 में 371 सीटें, और 62 में 361 सीटें चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली थी उस समय। ठीक है, तो उसमें क्या था, वर्चस्व था कांग्रेस का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, राज्यों में लगभग यही स्थिति थी, जहां कुछ राज्य छोड़कर लगभग सभी राज्यों में बहुमत प्राप्त किया था, जिसने 52 में 42 पर, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, 52 में इतना परसेंट से उतना खास नहीं है, जो आपका खास है इसमें अब लगभग वही सब दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पैराग्राफ 15.3.2 कांग्रेस पार्टी का पतन। देखिए पतन किस प्रकार हुआ। देखिए 67 के पहले हम जैसे पढ़ा हमने ऊपर में कि 67 से पहले क्या था, कांग्रेस का वर्चस्व था बहुत ही, जैसा आपने कहा कि देखिए यहाँ 52 में 364 सीटें जीत गई थी, 57 में 361 सीटें जीत गई थी, और 61 में 62 में क्या हुआ, 361 सीटें जीत गई थी कांग्रेस का उस समय। लेकिन 67 के बाद क्या हुआ कि उनका पार्टी के जो है
पतन का स्टार्ट शुरू हो गया, मतलब स्टार्ट होना हो गया। ठीक है, देखिए कांग्रेस पार्टी का जो आपका राज्य में वर्चस्व क्या था, 1960 के मध्य में टूटना शुरू हो गया था, 60 के बीच में टूटना शुरू हो गया था। 1967 में आम चुनाव के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई, बहुत ज़्यादा टूटने लगा। ठीक है, 67 के बाद। ठीक है, राज्य में 1989 तक राजनीतिक दलों में इजाफा हुआ, बहुत सारे राजनीतिक दल बने, ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा मिला, इनमें कांग्रेस को कमजोर किया। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर राज्यों में विपक्ष के रूप में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसी ध्रुवीकरण के असर में 1967 में और 89 में राज्य में दिखाई दिया कि किस प्रकार उनका वोट बैंक जो था उनका कट रहा है। ठीक है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली कांग्रेस, दिल्ली में जो है कांग्रेस एवं भारतीय जनसंघ यानी कि जनता पार्टी जो अभी बीजेपी कहा जाती है बीच मुकाबला था। जबकि केरल, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल में क्या था, वामपंथी सीपीआईएम जो होता है ना, वामपंथी पार्टियों का भी एवं कांग्रेस के बीच भी सीधा क्या था, कंपटीशन था, मुकाबला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए पंजाब, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, असम, गोवा क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस के बीच मुकाबला रहा। तो वहाँ भी आपका क्या हुआ, कांग्रेस का कमज़ोर होना एकदम जो एकदम होना ही था। ठीक है, देखिए तमिलनाडु में यह मुकाबला DMK और AIADM के बीच भी था मुकाबला। जबकि उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक कांग्रेस का मुकाबला नहीं दिखाई दिया। ठीक है, यहाँ पर कांग्रेस ही थे। ठीक है, लेकिन इन राज्यों में भी बाद में वर्षों में विपक्ष मजबूती के साथ उभरकर सामने आया। राज्यों की विधानसभा चुनावों में भी 1967 के बाद यह ध्रुवीकरण देखने को मिली। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें हमें यह नोट करना होगा कि कांग्रेस का मत प्रतिशत लोकसभा चुनाव की तुलना में विधानसभा की ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई। मतलब क्या, लोकसभा जो है चुनाव में बड़े बड़े जो सीट होती है, बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर तो ठीक ठाक वोट मिली। लेकिन विधानसभा की जो सीटें हुई, छोटे छोटे जो है ब्लॉक वाइज जो होता है ना, वहाँ पर जो है वहाँ पर उनका वोट क्या है, गिरावट हुआ वहाँ पर। ठीक है, यानी कि क्षेत्रीय पार्टी को वहाँ पर दबदबा रहा। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल जो है, दिल्ली और गैर कांग्रेसी वोटों को बढ़ोतरी दर्ज की गई, वहाँ पर मिली वोट। विशेषकर भारतीय जनसंघ एवं भारतीय जनता के वोटों में ज़्यादा मिली। बाद में यह पार्टी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पार्टी उभर कर आई। कौन, भारतीय जनता। ठीक है, जो भारतीय जनता पार्टी है अभी। ठीक है, पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम, गोवा में क्षेत्रीय पार्टी उभर कर सामने आए। हालांकि ये दल अस्थिर रहे, मतलब इधर उधर टूटते फूटते रहे। चलिए आगे देखते हैं। हम इन दल वालों का आकलन करेंगे, किस तरह से बदलाव आए। इस राज्य का विधानसभा चुनावों में दलीय व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। कांग्रेस पार्टी को 50% सीट से अधिक संसदीय विधानसभा चुनाव के मत हासिल नहीं हुए। जो विधानसभा में चुनाव हुआ 50% से अधिक कभी मिला ही नहीं। ठीक है, उस समय। ठीक है, तो उनका पतन होना निश्चित था। ठीक है, और कुल राज्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए हुआ क्योंकि इन राज्यों में विपक्ष बिखरा हुआ था। वोटिंग पैटर्न विशेषकर होने के कारण कांग्रेस में इसका फायदा मिला। 67 में क्या हुआ कि विपक्ष भी एकजुट हुआ। ठीक है, वैसे ही आपका देखिए यहाँ पर नीचे में इसी दौरान जो हुए संसदीय चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत कितना था, 44.72% था। कितना था, 44.72%। देख सकते हैं आप। विधानसभा में क्या वोट घट गई, अस्तर से घटता चला गया। ठीक है उनका। चलिए आगे देखते हैं। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ, सीटों की संख्या में गिरावट हुई। जब वोट मिले तो जो है आपका सीट गिर गई। 168% से घटकर क्या हुआ, 48% रह गई थी, 48.5% रह गई थी। भारतीय राजनीति एवं ध्रुवीकरण की शुरुआत हो गई, जिसमें मुख्य मुकाबला कांग्रेस एवं संयुक्त विपक्षी दलों के बीच में भी हुआ। यह सिलसिला 1980 के अंत तक चला। हालांकि 71-72 में कांग्रेस भी अपनी स्थिति को मजबूत करने में सक्षम रही, फिर से कम बैक आया। और 72 में क्या हुआ कि कुछ समय के लिए वापसी की थी
और स्थिति जो है 70 के अंत तक कम होती चली गई। ठीक है, बहुत कम होता गया। चलिए आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। देखिए 70 के दौरान क्या हुआ कि परिवर्तन में बहुत नज़र डालेंगे तो लगेगा कि उत्तर भारत में खासकर उत्तर प्रदेश 1974 में विधानसभा चुनाव को लेकर 1985 में संसदीय चुनाव को तक कांग्रेस पार्टी की 40% से अधिक मत नहीं मिला है कभी भी। हालांकि 1900 जो है 84 में कांग्रेस की ज़बरदस्त जीत भी हुई थी उस समय। ठीक है, भारतीय जनसंघ एवं जनता पार्टी, कहे तो जनता संघ या बोले या जनता पार्टी, दोनों एक ही है, लोक दल एवं घटकों को कांग्रेस में जबरदस्ती टक्कर दी उस समय। ठीक है, कब 1984 में। और जनसंघ जो है आपका भारतीय जनसंघ में 74 में 17% मत प्राप्त किए और विधानसभा में 61 सीटें जीती। और 77 में क्या हुआ, आपातकालीन के पश्चात जो है कांग्रेस पार्टी का जनता पार्टी ने सफाया कर दिया उस समय। ठीक है, उसके बाद से 1980 में क्या हुआ कि आपका देखिएगा चुनौतियाँ का बहुत सामना करना पड़ा। हाँ, 80 में क्या हुआ कि कांग्रेस वापस सत्ता में लौटी तो थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था, जो वोट प्रतिशत था कम हुआ। ठीक है, जो 37% घटकर 37% पर आ गई थी कांग्रेस। ठीक है, 1985 में कांग्रेस को 39.3% मत मिले। हालांकि इनमें बहुमत प्राप्त किया, प्रतिशत भले वोट कम मिले लेकिन बहुमत प्राप्त कर ली थी उस समय। ठीक है, चलिए महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी को 78 एवं जो है 80 की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें आपका उसमें कितना प्रतिशत, आपका 24% वही वोट मिला। ठीक है, और 1980 के 85 में, सॉरी 1985 में 80 में चुनौतियों का सामना करना पड़ा था उसमें, मतलब 78-80 में। ठीक है, उसमें भी सफाया हो गया। और 85 में हालांकि कांग्रेस को जो बहुमत जो मिला, लेकिन इसमें मत प्रतिशत बहुत कम था, 24%, मात्र 24% मत थे। गुजरात में भी 1960, ठीक है, 1960 के दशक में क्या द्विदलीय व्यवस्था की स्थापना हुई। कांग्रेस पार्टी को एनसीओ यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का सामना करना पड़ा। 1985 में जनता पार्टी प्रमुख दल के रूप में उभरी उस समय। ठीक है, 1970 में हुए चुनावों में एनसीओ को 23% वोट मिले। हालांकि इसकी सीटें की संख्या काफ़ी नहीं थी। जनता पार्टी को 20% और 14 सीटों पर ही प्राप्त हुई थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ तक आपका पूरा जहाँ देखा जाए कि पूरा लगातार वोट प्रतिशत गिरती गई। ठीक है, 72 के करे, 80 के करे, 85 का है, तो उसमें जनता पार्टी जो है थोड़ा उभर कर आई। ठीक है, और आपका जो है कांग्रेस का क्या हुआ वहाँ पर गिरते चला गया। ठीक है, बहुत सारे लोक दल जो थे, जैसे सीपीओ हो गया, ठीक है, बीजेपी और जेएमपी लोक दल का सामना किया। ठीक है, बहुत सारे पार्टी जो थे उसमें सामना किए। और 67 से लेकर आज तक दो जो है प्रमुख दलों के बीच में मुकाबला रहा। पहले जो कांग्रेस हुआ डीएमके के बीच, और डीएमके हुआ आईएडी की, ये सब बहुत सारे पार्टियाँ जो है आंध्र प्रदेश के कांग्रेस पार्टी में भी हुआ। ठीक है, तो 83 में क्या हुआ, 83 से प्रदेशों में दो पार्टियों के बीच का मुकाबला होने लगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस का वर्चस्व हुआ, 1967 से ही समाप्त होने लगा। ठीक है, बंगाल में, और 71 में द्विदलीय मुकाबला होने लगा। इसी प्रकार पूरे देश में छोटे छोटे राज्यों से छोड़कर कांग्रेस की स्थिति बहुत कमज़ोर हुई एवं दो दलों के बीच मुकाबला भी शुरू हुआ। इन सब कारणों से पीछे कांग्रेस का टूटना ही प्रमुख कारण था। यहाँ समझे कि किस प्रकार 1967 पहले वर्चस्व था, आस्ते से कैसे उसका जो है गिरने लगा, वोट बैंक, वोट प्रतिशत गिरने लगा, तो उनका क्या हुआ, आस्ते आस्ते मतलब नैया डूबती गई। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। चुनाव आयोग द्वारा वर्गीकृत विभिन्न राजनीतिक दलों को परिभाषित कीजिए। हमने पढ़ा, आप फिर से आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा, एक नहीं 2 3 4 बार देख लीजिएगा। ठीक है, बुक अगर नहीं हो या बुक नहीं आई हो कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, कांग्रेस वर्चस्व प्रभुत्व के गुण समझते विश्लेषण कीजिए। जैसे हमने पढ़ा पूरा किस प्रकार वोट बैंक पहले था, अब किस प्रकार गिरा, वो सब लिखना है। ठीक है, चलिए 15.4 देखते हैं।
चलिए अब देखेंगे राजनीतिक दलीय व्यवस्था में बिखराव 1989 से शुरू हुआ। जो दल था उसमें जो व्यवस्था था उसमें बिखराव होने लगा, टूटने लगा। देखिए 1980 से 1990 के बीच राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था में बिखराव देखने को मिला। इन बिखराव के कारणों का क्या लक्षण है, देखिए देखेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर एक पार्टी वर्चस्व समाप्त हुआ, जैसे कांग्रेस, एवं बहुदलीय व्यवस्था भी शुरुआत हुई थी। लेकिन जो व्यवस्था राज्यों एवं राष्ट्रीय स्तर पर अलग था, इन राज्यों में द्विदलीय व्यवस्था स्थापित हुई और यह लक्ष्य ही खास तौर पर राज्यों को देखने को मिला। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पैराग्राफ। देखिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या हुआ, 1980 के दशक में मुख्य मुकाबला दो प्रमुख गठबंधनों के बीच सिकुड़ कर रह गया। एक जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी थी और दूसरा जिसका नेतृत्व किसका था, कांग्रेस पार्टी। ठीक है, किसका, कांग्रेस पार्टी थी। देखिए राज्य स्तर पर प्रतिद्वंदी दल हर राज्य में अलग अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर राज्यों में दो दलीय व्यवस्था ही है। कई राज्यों में बहुदलीय व्यवस्था भी है, जहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी क्षेत्रीय दलों के बीच होता है। ठीक है, कहाँ पर, राज्यों में। ठीक है, कुछ राज्यों में मुकाबला क्षेत्रीय दलों के बीच भी होता है। हालांकि इन राज्यों में भी राष्ट्रीय दल पर महत्व स्थान रखते हैं। राजनीतिक दल में तो होगा ही, वोट कटेंगे एक पार्टी से दूसरे पार्टी में। लेकिन मुख्य तौर पर आगे देखते हैं, जो इम्पोर्ट होगा थोड़ा इसमें थोड़ा शॉर्ट में करें, थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो थोड़ा शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए इसमें क्या होगा, प्रमुख जैसे देखिए, लेकिन जो प्रमुख कारण क्या था, कांग्रेस का पतन होगा। ठीक है, उसमें होने लगा था। और एवं बीजेपी जो है बीजेपी के विकास इन हिंदी भाषी राज्यों में प्रमुख कारण माना जाता है। इसके कारण ही साथ साथ कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों को उभर कर भी एक आया सामने। ठीक है, और यहाँ तक चलिए, यहाँ पर कुछ खास नहीं है, आगे देखते हैं। चलिए देखिए राजनीतिक आधार पर गठबंधन एवं पार्टी को बनाए रखने के लिए बरकरार रखा जाता था। वह सही है कि पार्टी का चुनाव मतदाताओं को एकजुट करने की कमी रही थी, विशेषकर 1980 और 90 के दौरान में वहाँ कम हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह कांग्रेस ने 1980 के अंत में राज्यों में ताकत जो है कमज़ोर होने लगी थी 1980 के दौरान में। ठीक है, 20वीं सदी में अंत में कांग्रेस पार्टी का वोट प्रतिशत क्या था, वोट प्रतिशत एवं सीटों दोनों घटने लगी। लोकसभा एवं विधानसभा राज्यों में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कई राज्यों में बहुत निराशाजनक रहा। इससे कई उदाहरण भी हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, आप पढ़ लीजिएगा पूरा। देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी देखिए कितना 93 में 15.08% वोट था। ऐसे फिर 8 हो गया, फिर यहाँ पर आपका 24 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, 24 से 11 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, लगातार क्या हुआ, 90 के दशक में कांग्रेस का पतन एकदम कंफर्म होने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए तो 2001 में क्या हुआ, 2001 में चुनाव में कांग्रेस को यहाँ मात्र 7.898% मत मिले, 24 सीटें में मिले, जबकि 1996 में इसे 39.45% मत मिले, 82 सीटें मिली थी। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हाल ही के वर्षों में ज़्यादा देखने को मिला है। जानते हैं आप, देखिए 14 में जो मोदी जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ठीक है, कांग्रेस के पतन होने का एक प्रमुख कारण है बीजेपी। ठीक है, शुरू से ही यह विस्तार कांग्रेस का पतन के कारण भी हुआ। बीजेपी ने कुछ ऐसी राजनीतिक अपनाई एवं हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर पुरजोर तरीके से उठाया, जिससे इसे अधिक फायदा मिला। लोकसभा चुनावों में जहां बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली और 1984 में वही 1998 में दबकर बढ़कर कितना 182 हो गई थी। ठीक है, 2 से 182 हो गई थी। इसी कारण यह पार्टी एक शासक पार्टी बनकर रह गई है। यानी 1999 में चुनाव में बीजेपी को उतनी सीटें मिली, फिर भी इनमें गठबंधन में सत्ता हासिल की थी उस समय। ठीक है, लेकिन इसके बाद 2004 में चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर रहा। ठीक है, आगे देखते हैं। विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन शानदार रहा है।
परंतु 2014 और 2019 में लोकसभा चुनाव में फिर से अपने प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। कौन? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। इसके मत प्रतिशत देखते हैं कि लगातार बढ़ता चला गया। बिहार में जैसे 1970 में कितना परसेंट था? 11.61% था। वही 39 सीटें था। वही दबकर वही बढ़कर क्या हुआ 2000 में 14% मत मिला और 67 सीटें जीत गए। ठीक है, बीजेपी। तो वहाँ पर कैसे कैसे बढ़ता चला गया। ठीक, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। उत्तर प्रदेश में भी इसकी सीटें संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ, लेकिन 2002 में यह घट गया। गुजरात में इनमें महत्व प्रतिशत 1990 में 26.69% थे, और जो 1998 में 44.81% हो गए। ठीक है, और 2002 में क्या हुआ कि 49.85% हो गए। ठीक है, यह वृद्धि अन्य राज्यों में भी देखने को मिली। ऐसे ही बढ़ता चला गया, आस्ते आस्ते कांग्रेस का पतन पूरा होते चला गया और बीजेपी एक उभर कर पार्टी सामने आई। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नेशनल कांग्रेस ने भी 1996 में जम्मू कश्मीर में जम्मू एवं कश्मीर में भी सरकार बनाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, और इसमें इम्पोर्टेंट आपका है 1989 जो है आपका पश्चात भी भारतीय दलीय व्यवस्था काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला उस समय। ठीक है, और कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण में ही बाद में ही बटा हुआ युग, बिखराव का युग कह सकते हैं। आस्ते से बटने लगा, अधिक पार्टियां जब जुटी। ठीक है, और कांग्रेस का जो है पतन होने लगा। ठीक है, मुख्य तौर पर आ गया। आज देखिए, आज बहुत ही कांग्रेस का बुरा हाल है। और देखिए, बिहार में आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा तो 70 सीट में से मात्र 19 पर ही जीत ली है, तो वोट परसेंट और ही कम होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या हाल है कांग्रेस का। और संसद के पहले कितना हाल था कि 361, 371, 362 ऐसे सीटें जीता करते थे। ठीक है, तो कब क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। ठीक है, यहाँ उसके बाद से बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी, बीएसपी, कौन कौन सब बहुत सारा पार्टी जो है आया सामने। तो इस प्रकार जो है आपका मत प्रतिशत बहुत महत्व माना गया। इसमें तीसरी पार्टी का विकास, जो मुख्य दल में जो उभर कर जो पार्टी आई थी बीजेपी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गई, और इसका क्वेश्चन एक देख लेते हैं और ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सारांश देखेंगे लास्ट में। हाँ, सारांश है, देख लेते हैं। भारत में बहुदलीय व्यवस्था के विकास की व्याख्या कीजिए। जैसे हमने बहुदलीय विकास पूरा पढ़ा, उसमें आप पूरा पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया उसको एक बार सुन लीजिएगा, बस वही लिख दीजिएगा, वो एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए सारांश में देखते हैं। इसका हमने के देखा कि राजनीतिक दलों का जो है विकास हुआ, कई तरह के दल बने। ठीक है, क्षेत्रीय दलों के बारे में हमने पढ़ा, जाना। ठीक है, और आपका कांग्रेस जो पिछले 2 दशकों के केंद्र में एवं राज्यों को मजबूती से उसका पतन हुआ है पिछले 2 दशकों में, 10 सालों में। ठीक है, 10 से 20 साल मान ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उससे लगातार कम होते गया वोट बैंक। 1960 के शुरू में ही उनका पतन शुरू हो गया था। ठीक है, और जो है आपका 90 के पश्चात तेज़ी से वृद्धि हुई थी। ठीक है, बदलाव मतलब उसका पूरा एकदम पतन होने में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के कमज़ोर होने के कारण भारतीय दलीय व्यवस्था में बिखराव उत्पन्न हुआ। इस व्यवस्था में मुख्य मुकाबला 2 ही दलों के बीच, गठों के बीच ही था। इसके साबित हुआ कि यह व्यवस्था अभी और रहेगी, और यह संभावना है कि अधिक राज्य अब द्विदलीय व्यवस्था की ओर आगे बढ़ेंगे। माने 2 दल मिलकर आगे पार्टियां बनाएंगी, पार्टी बनाकर लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दल किस प्रकार बनाया गया, किस प्रकार से पार्टी मिल गया। आजकल तो पार्टी मिल जा रही हैं, तो वो अपना सीट लेकर और सरकार बना रहे हैं। तो हमने आज पढ़ा पूरा आपका जो है दलीय व्यवस्था किस प्रकार से बनते हैं, किस समय कांग्रेस का पतन हुआ, पहले किस प्रकार से उसका वर्चस्व था, हमने पढ़ा। ठीक है, पतन पढ़ लिया, वर्चस्व युग भी पढ़ लिया,
तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन हम फिर, यहाँ तक तो ये ख़त्म हो चुका है लास्ट, ठीक है। इसका क्वेश्चन आंसर ला दिया जाएगा अगले वीडियो में, PDF डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और इसके बाद आपका शुरू में आपका रह गया है आपका यूनिट जो है खंड 1 का, यूनिट 1, 2 और 3, और एक एक वीडियो में तीनों को हम ख़त्म कर देंगे। तीनों क्लास लेंगे, पूरा BPSC 132 ख़त्म हो जाएगी और 131 के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। साथ बने रहिए, दोस्तों में शेयर करिए, पढ़ते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।